सर आप कैसे देखते हैं जब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी की विदेश नीति है या यूं कह लें जो भारत की अभी की विदेश नीति है और जो इंदिरा गांधी जी के टाइम की विदेश नीति थी उसमें आप क्या मानते हैं, क्या फर्क मानते हैं? जब मैं इंदिरा जी की फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ कि काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन हुआ क्या था कि हमारे काफ़ी सारे जो नेबर्स थे वो उनकी पॉलिसीज के कारण हमसे थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन जब पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो इन्होंने सभी को साधने का काम किया। चाहे हम लोग बांग्लादेश के पूरे प्रकरण में भी देखें, शेख हसीना जी हमारे पास हम आती है, हम उनको क्या करते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ उनको रखने का प्रयास करते हैं। एनी हाउ कुछ भी हो तब भी वो हमारे साथ में है। इंदिरा जी का थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड होने के कारण कि काफ़ी ज़्यादा उसके हमको लॉसेज भी हुए, लेकिन एक कमाल की बात थी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे जो दोस्ती शुरुआत से देखा गया ट्रंप और नरेंद्र मोदी का, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जो दोस्ती थी, क्या वो आप मानते हैं कि इस कार्यकाल में भी वैसी ही दोस्ती है या फिर उसमें कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? अमेरिका की हमेशा एक पॉलिसी क्या रही कि वो चाहता है अमेरिका कि हम उसके पिछलग्गू बने। पिछलग्गू मतलब जैसे अमेरिका झंडा उठाए तो हम बोले जय हिंद सर, जैसा आप चाहें वैसा करेंगे। इंडिया कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन जो अभी हाल में आपने देखा होगा जो तस्वीरें आई कि 104 जो अवैध प्रवासी थे अमेरिका से भेजे गए और उनके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी उठा और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठाई और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ज़्यादा छाया रहा। तो उसको कैसे देखते हैं? तो कहता हूँ कि ये भारत को एक अच्छा खासा आधार भी मिला है। कल को हमारे यहाँ इतने इलीगल बैठे हुए हैं, चाहे रोक गया हो तो हमको भी उनसे से निकाल देना चाहिए। लेकिन अब हम कैसे उसको हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात है। आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं वो शिक्षाविद भी हैं, एक ऑथर भी हैं जाने माने, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी ज्यादा अच्छा समझ भी रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं निपुल आलम बयान जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप कैसे देखते हैं जब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी की विदेश नीति है या यूं कह लें जो भारत की अभी की विदेश नीति है और जो इंदिरा गांधी जी के टाइम की विदेश नीति थी, उसमें आप क्या मानते हैं, क्या फर्क मानते हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जी के समय में और आज के समय में, वैसे मैं पर्सनली दो पीएम को बहुत लाइक करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को और पीएम मोदी को। लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में क्या था कि टोटली रियलिज्म की ओर बढ़ गई थी, यथार्थवादी जिसको हम लोग बोलते हैं। बट प्रेजेंट जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रैग्मेटिव है। प्रैग्मेटिव का मतलब ये मान लीजिए कि हमें आवश्यकता जैसी होगी हम वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसको एक बार सुषमा स्वराज जी ने इसको व्याख्या भी की थी इस फॉरेन पॉलिसी को, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। मीन डैट कि हमको सेंसिटिव भी रहना है, प्रोएक्टिव भी रहना है और स्ट्रॉन्ग भी रहना है। उस तरह की फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ। जब मैं इंदिरा जी की फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ कि काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन हुआ क्या था कि हमारे काफ़ी सारे जो नेबर्स थे वो उनकी पॉलिसीज के कारण हमसे थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन जब पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो इन्होंने सभी को साधने का काम किया। चाहे हम लोग बांग्लादेश के पूरे प्रकरण में भी देखें, शेख हसीना जी हमारे पास हम आती है, हम उनको क्या करते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ उनको रखने का प्रयास करते हैं। एनी हाउ कुछ भी हो तब भी वो हमारे साथ में है। पाकिस्तान को जैसे हमने हैंडल किया, क्या उसकी एक गर्द बना दी है पाकिस्तान की। हम नेपाल भूटान की बात करते हैं, अच्छे संबंध हैं। हम श्रीलंका की बात करें, मालदीव को कैसे हैंडल किया। तो कुल मिला के देखता हूँ तो चाहे नेबर्स के अकॉर्डिंग इंदिरा जी का थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड होने के कारण कि काफ़ी ज़्यादा उसके हमको लॉसेज भी हुए, लेकिन एक कमाल की बात थी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाना, तो ये इंदिरा जी की थी। और प्रेजेंट में कहूँगा कि पीएम मोदी की जो प्रैग्मेटिव फॉरेन पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म दोनों को लेकर चलना। अब जैसे जो दोस्ती शुरुआत से देखा गया ट्रंप और नरेंद्र मोदी का, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जो दोस्ती थी, क्या वो आप मानते हैं कि इस कार्यकाल में भी वैसी ही दोस्ती है या फिर उसमें कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात भी करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें इश्यूज क्रिएट हुए थे। जैसे मुझे एक तो उनका स्टेटमेंट याद आता है पैरासीटामोल को लेकर, पता नहीं आपको याद है नहीं? जी। तो कोविड के समय के नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे। ऐसे ही जब अफगानिस्तान में अमेरिका निकलना चाह रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रेशर पे बनाया कि तुम अफगानिस्तान में अपनी फोर्स भेजो, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका के आपका बाइडेन साहब हो, अमेरिका की हमेशा एक पॉलिसी क्या रही कि वो चाहता है अमेरिका कि हम उसके पिछलग्गू बने। पिछलग्गू मतलब जैसे अमेरिका झंडा उठाए तो हम बोले जय हिंद सर, जैसा आप चाहें वैसा करेंगे।
इंडिया कभी ऐसा नहीं करता, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में दो मैटर होते हैं, एक तो होता है स्ट्रैटेजिक रिलेशन, एक होता है इकोनॉमिकल रिलेशंस। हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो इकोनॉमिकल मैटर्स में रहेगा, पर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में अमेरिका हमें साथ देके चलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साथ देके चलेंगे। और जयशंकर जी ने कल बोला भी है कि अमेरिका के साथ थोड़े बहुत इश्यूज और चलते भी रहेंगे। और देखिए होता क्या है कि आप मेरे मित्र हैं तो कुछ मुद्दों में हमारी सहमति होगी, कुछ मुद्दों में हमारी असहमति होगी, और इसी को हम कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सोल्यूशन निकाल लेना है। अब देखिए जब पीएम मोदी जाते हैं अभी अमेरिका विजिट, फ्रांस के बाद विजिट करने गए, देखिए ये सब चीज़ें भी कंसीडर करने की होती है फॉरेन पॉलिसी में कि पहले फ्रांस आफ्टर दैट अमेरिका, ठीक है ना। तो पहले फ्रांस जाना ये एक मैसेज था कि भाई अगर तुम नहीं तो और भी है, एक ये मैसेज था। दूसरा, बजट में पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन थी टैरिफ को लेकर, हमने पहले ही उसको क्या रिलीफ कर, जैसे आपका हार्ले डेविडसन बाइक पे जो हम लोग टैरिफ लगा हमने पहले ही कम कर दिया था। तो यही एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बनाई जाती है, और मुझे लगता है इस बारे में बनेगी, बहुत अच्छी रहेगी, कोई शौक मुझे नहीं लगता। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में ट्रंप के तमाम तरीके के कार्यक्रम भी हुए, आपको याद होगा हाउडी मोदी, ट्रंप भारत आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से स्वागत किया था जी। और बीच में एक खबर आई कि उनके जो ट्रंप का शपथ ग्रहण है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया जी। तो वो सारे सवाल भी थे। तो क्या मतलब कुछ लगता है कि देखिए और सेरेमनी जब थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो भारत के आपका चीन के भी प्रेसिडेंट नहीं गए थे, ठीक है ना। जनरली आप देखेंगे कोई ऐसी तस्वीर बताइए जब अमेरिका के और सेरेमनी कोई पीएम गए नहीं जाते हैं, तो क्योंकि ना 3-4 देश ऐसे हैं जो ग्लोबली बड़े मैटर करते हैं, मायने करते हैं। हम लोग मोस्टली नेबर कंट्रीज में गए हैं, हमारे पीएम पहले भी नेहरू जी के टाइम में भी गए हैं, इंदिरा जी के टाइम में और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में, वहाँ तक हमारा फोकस रहा। कभी हम उधर नहीं गए, वो कभी हमारे और सेरेमनी में नहीं आए, तो वो ठीक है, वो बना देते हैं लोग इस जगह कि नहीं पीएम मोदी को नहीं बुलाया, ये नहीं। जयशंकर जी थे, और जयशंकर जी कहाँ बैठे थे, उनकी पोजीशन देखिए, फ्रंट रो में फ्रंट सीट में बैठे हुए थे जयशंकर जी। तो ये दिखाता है इंडिया का इंपोर्टेंस। और उसके नेक्स्ट डे आप देखिए क्वाड की समिट होती है जिसमें सब देश, चारों देशों के विदेश मंत्री वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है वो मीडिया में कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई उससे पहले रही हो तो बताइए, तो ये कोई बात नहीं है। और ये हाउडी मोदी, ठीक है, वो टेन्योर अलग था, आज का अलग है। तो शुरुआत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, अभी तो 4 साल का पूरा कार्यकाल है, तो जो अभी स्टार्टिंग में हो जाए आगे हो सकता है। देखिए जो अभी हाल में आपने देखा होगा जो तस्वीरें आई कि 104 जो अवैध प्रवासी थे अमेरिका से भेजे गए और उनके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी, उसको लेकर काफी विवाद भी उठा और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठाई और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ये काफी ज्यादा छाया रहा। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए मेरा अपना मानना ये है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ चलने वाले लोग हैं, और ये इंडिया की सोसाइटी के सेंस में है लॉ का कॉन्सेप्ट। तभी आप देखेंगे हमारे साथ आज़ाद होने के बाद देश वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अपने देश में संभाल पाए। हम लोग बहुत मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, मतलब संविधानवाद। संविधानवाद केवल सरकार में नहीं, जनता के अंदर है। ठीक है, आप देखते हैं कुछ लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा लो ब्रेकिंग रेड लाइट क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोगों के अंदर है कि सिस्टम में चलना है, सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। अगर हमारे से कोई इनलीगल माइग्रेंट जा रहा है तो उसने लो ब्रेक किया है, तो इसमें क्या क्या सोचना है, इसमें क्या देखना है। और दूसरा मैं तो कहता हूँ कि ये भारत को एक अच्छा खासा आधार भी मिला है। कल को हमारे यहाँ इतने इनलीगल बैठे हुए हैं, चाहे रोहिंग्या हो, तमाम, हमको भी उस से निकाल देना चाहिए। लेकिन अब ये हम कैसे इसको हैंडल करते हैं ये देखना बड़ी बात होगी। बिल्कुल निपुण जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेपाल से भी अवैध प्रवासी गए थे और उनको अमेरिका ने जिस तरीके से भेजा, एक स्पेशल फ्लाइट से, एक स्पेशल चार्टर्ड से उन्हें भेजा गया और ना ही कोई हथकड़ी ना ही कुछ। तो चलिए भारत तो फिर भी नेपाल के मुकाबले उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, भारत एक बड़ा स्टेट है कंपेयर टू इंडिया। तो क्या मतलब नेपाल में फर्क रहा कि नेपाल के अवैध प्रवासियों को वैसे भेजा गया और भारत के अवैध प्रवासियों को वैसे भेजा गया? छोटी बात नहीं है, नेपाल के अवैध प्रवासी कितने होंगे वहाँ पर? 1000 की संख्या होगी, 2000 हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे, और हमारे कितने अवैध प्रवासी? 104। नहीं 104 तो भेजे हैं। हाँ। वहाँ पे नंबर कितना है? हजारों में। तो वहाँ की पब्लिक में जो सेंस है वो इंडियंस को लेकर है कि इंडियंस बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, देखिए इंडियंस ने वहाँ पर जाकर जो पकड़ अपनी बनाई है। अभी मैं एक अमेरिका की HRD है, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट उनका है,
उसका मैं डाटा देख रहा था। उस डाटा में बताते हैं कि हर नासा के अंदर हर तीसरा जो साइंटिस्ट है वो इंडियंस है। वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये 3 प्रोफेशन में 40% इंडियंस हैं। तो आप एक अमेरिका की सोसाइटी का सेंस समझिए, वहाँ क्या मैसेज है कि इंडियंस हमारी नौकरी खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतनी हैवी मेजोरिटी से जो व्यक्ति आया हो, आज विधायिका जो वहाँ पर आपका कांग्रेस है, जो लेजिस्लेचर है, उसमें भी रिपब्लिकन का दबदबा हो, और फिर आप देखें जो जुडिशरी है, मोस्टली जज वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टेन्योर में क्या क्या अपॉइंट किए थे, रिपब्लिक विचारधारा से जुड़े हुए। तो जो तो ताकतवर होगा, जिसको इतनी ताकत मेजोरिटी मिली है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं सबको रोजगार दूंगा, और रोजगार उनका छीन कौन रहा है, इस साइड को समझिए, इंडियंस के। तो आप थोड़ा सा उसको स्टेप साइकिल देखिए। अब मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी इंडियन इनलीगल का सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर हम लोग लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो लोगों का सम्मान करने वाले लोग हैं। क्यों गए थे भाई अपना देश छोड़कर? सही ट्रीटमेंट हुआ, इससे अच्छा का सही रुकेगा, यहाँ पे काम करेगा, क्या जरूरत है उनको जाएगा वहाँ पे काम करने की? अरे जो मिल रहा है यहाँ पे बैठ के खाएंगे। नेपाल से कंपेयर मैं मानता हूँ, मुझे थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता। चुनिंदा लोग हैं, चले गए, उनको ट्रीटमेंट से कर दिया। और मैं एक बात हमेशा मानता हूँ कि ये कंट्री इस प्रकार के थोड़े इश्यूज क्रिएट भी करते हैं, ताकि थोड़ा सा हम एक चेक एंड बैलेंस रखें। इसको मतलब चेक एंड मेट करना, थोड़ा सा कुछ पिंच कर दें, कुछ सही चीज कर दें, ताकि थोड़ा सा मतलब वो इमोशंस आए, वो आए, जिससे हम अमेरिका के खिलाफ हम कुछ बोले, सरकार पर दबाव डालें, ताकि वो उनसे क्या करें, बार्गेनिंग करें। तो मैं मतलब इसको ज्यादा मैटर उठाना नहीं चाहिए। मतलब एक तरीके से अगर आपकी बात को समझा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कोई भी देश अगर उससे सटता है, तो एक शब्द है पूर्वांचल के लोग शायद ज्यादा बोलते हैं कि पिछलग्गू बना रहना। तो मतलब कोई भी देश अमेरिका के जब पिछलग्गू बना रहेगा तो वो हमेशा सही रहेगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर डिप्लोमेसी में रहेगा तब सही रहेगा। इंडिया के साथ तो यही ना कि इंडिया एक अपने के अमेरिका की पॉलिसी पिछलग्गू बनना है, पिछलग्गू बनी, इंडिया बनने का तैयार नहीं है। बिकॉज वी हैव ए मतलब आप सोचिए 5000 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, जिसके पास हमारे रिकॉर्ड हैं। अब जिसके अंदर सिविलाइजेशन, उसके इतनी रिच कल्चर हो, जिसके पास इतना सब कुछ हो, वो क्यों किसी पिछलग्गू बनेगा? और मैं ये नहीं कह रहा नेपाल पिछलग्गू नहीं थे, नेपाल एक छोटा देश है, एक बफर स्टेट है 2 महाशक्तियों के बीच में। नेपाल तो कभी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं पाया, कभी चाइना के फेवर में जा रहा है, कभी हमारे स्थिति तो ये हुई थी राजा त्रिभुवन 1950 में, जहाँ पे नेपाल में जब दंगे हुए, तो त्रिभुवन जो उनके किंग थे वो भाग कर हमारे एम्बेसी में आ गए, और त्रिभुवन आके क्या बोल रहे हैं कि हमें भी अपने में मिला लो राम, मतलब नेपाल को जैसे वो रियासतों को मिला रहे हो, नेपाल को मिला लो। ये सबने हमसे संधि की थी 1950 नेपाल संधि की कि हमको कोई अटैक होगा, डर गए थे चीन से, तिब्बत पे कब्जा किया। फिर 1962 में जब चीन हमारा वॉर हुआ हमारे, तो नेपाल फिर चीन से दोस्ती करने लगा। तो ये कंट्री तो उस तरह चलते हैं, इनको लेकर नहीं। इंडिया हैव ए पोटेंशियल, इंडिया की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, हम एक ऑटोनॉमी के साथ चलते हैं, बिकॉज वी हैव ए पावर, हम पावरफुल कंट्री हैं। आज एशिया के विश्व में हमारे अकॉर्डिंग नहीं, तो मैं मानता हूँ कि नेपाल, मालदीव, भूटान में इनको कंसिडर नहीं, क्योंकि बहुत छोटे कंट्री है से नहीं, लेकिन रियलिटी को मानना चाहिए। हम चीन के मुकाबले जितने बड़े नहीं है, लेकिन वी आर पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है। यूथ हमारे पास में 140 करोड़, 65% यूथ आबादी, तो हर तरह की पोटेंशियल। और मैं एक बात और कहूँगा, हमेशा बोलता भी आया हूँ, हमारा लैंड, हमारी लोकेशन, बहुत कुछ चीज़ ऐसी है, हमारा हर तरह का वेदर जो हमको अपना भी ऑटोमेटिकली सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है, जो ये कोई देश नहीं है। नेपाल तो स्थिति है कि नेपाल तो अगर उसको कुछ सामान भी मंगाना है, मान लीजिए वो अमेरिका से ऑर्डर करे कि भैया मेरे को जरा 5 किलो आटा भेज दे, तो वो मंगा ना पाए हमारे को, यार कहाँ से मंगाएगा? जान तो इंडिया से पड़ेगा यार, चीन से जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल कैसा ये है, नेपाल इधर जो हिल्स माउंटेन वाला एरिया वो चीन से टच हो रहा है, और जो प्लेन एरिया वो हमसे टच हो रहा है, तो सप्लाई सारी प्लेन से ही होगी इसकी, वहां से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो नेपाल तो फुल्ली डिपेंडेंट हम पर है, तो उनको तो हम ही ट्रांजिट रूट देते हैं, तब जाकर वो वर्ल्ड से ट्रेड कर पाते हैं, चाहे वो भूटान की स्थिति हो। तो मैं मानता हूँ कि नेपाल भूटान को तो कंपेयर हमारे से करना वैसे ही तर्कसंगत लगता है मेरे को। मैं उनको ये नहीं कह रहा वो छोटे देश में वो बात है, लेकिन हमारे साथ रहते हैं, हम उनको मेंटेन रखते हैं, तभी हम लोग वीजा भी रखते हैं उनके साथ, नेपाल के साथ। लेकिन निपुण जी, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो जब से तख्ता पलट हुई बांग्लादेश में, तब से अब तक स्थिति सामान्य नहीं नजर आ रही। वहां पर पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहां पर स्थिति सामान्य नहीं होने का कारण क्या नजर आता है? देखिए, बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे ना, तो बांग्लादेश में आज से नहीं, 1947 से पहले 1905 में आप चलिए, वहां पर जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल लॉर्ड कर्जन 1905 में जब अलग किया,
तब से वहाँ पर एक बात रही है पूरे, अब जो आज बांग्लादेश का रीजन है कि इस्लामिक राष्ट्रवाद या बंगाली राष्ट्रवाद, वहाँ पे बड़ा तबका जो कहता है कि हम इस्लाम के साथ जुड़ेंगे और एक बड़ा तबका बंगाली के साथ जुड़ेंगे। जब 47 में दंगे हुए थे भारत के अंदर, सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हुए थे? उसी बेल्ट में हुए थे, इधर वाले में नहीं हुए थे, आज पाकिस्तान है, इसी बेल्ट में हुए थे। लेकिन बाद में जब क्या होता है, जो एक धर्म का जो दबदबा था कि धर्म धर्म धर्म, जब पाकिस्तान ने उनके साथ बदतमीजियाँ की, उनको ठिकाना यानी बंगाली नेशनलिज्म जरूरी है, तो मुजीबुर रहमान ने झंडा उठाया, सब साथ पीछे जोड़ गए। लेकिन 3 साल के अंदर क्या हुआ, 1975 15 अगस्त 1975 मुजीबुर रहमान को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया। 1975 यानी कि जो बंगाली राष्ट्रवाद था उसका गला घोट दिया मात्र 3 साल के अंदर। तो वहां चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो अभी हमारे सामने वालों को लग रहा है ऐसा। आप सोचिए 1980 से लेके 91 तक हमें क्या रहा, यही रहा। और 75 में जब जिया वहां पर आया, जिया ने जब मुजीबुर रहमान को मारा, 75 से लेके 81 तक ये रहा। फिर खालिदा जिया 91 में आई, 96 से, तब भी इस प्रकार के हालात रहे जब बीएनपी पावर में नहीं। ये तो शेख हसीना को हमने पावर दी, हमने जो अपना बनाया सब पूरा अवामी लीग को सपोर्ट करके। तो मैं मानता हूँ कि वहां पर एक बंगाली नेशनलिज्म और इस्लामिक नेशनलिज्म की लड़ाई है। और जब दरगाह को टारगेट करें, दरगाह किसकी है? मुस्लिम पीरों की है। और जो आपका बहाविज्म जो है इस्लाम की जो शाखा है, वो इनको नहीं मानती। जो सऊदी का सेट है, बहाविज्म जो सेट का सेट है, वो कहता है दरगाह जो है ये हिंदू से जुड़ा हुआ मैटर हो जाता है, सूफीज्म से जुड़ा हो जाता है। तो जो सऊदी का जो इस्लाम का सेट है, इसको हम बहावी आइडियोलॉजी बोलते हैं, वो उसको टारगेट करेगी। इस्लाम के अंदर दरगाह हराम है, ठीक है ना। तो वो जो एक सूफी कल्चर भारत में, जैसे आप कहीं भी देखेंगे, इंडिया के अंदर खूब दरगाह है। जैसे हम देखेंगे अजमेर में है, अजमेर शरीफ है, दिल्ली में है निजामुद्दीन, और निजामुद्दीन यहाँ पर है। सब जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो वो एक सेट जो है वो भारत के कल्चर से दरगाह आई है। दरगाह सऊदी में नहीं है, आपका जो अरब है उसमें नहीं है। तो वो सेट की ओर जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं कि शायद इस सबको सऊदी से मदद मिल जाए। तो वो एक चलता है, वो उनकी लड़ाई। देखिए, ट्रम्प और जेलेंस्की का जो वीडियो वायरल हुआ जी, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन काल में तो आज तक उस तरीके का वीडियो नहीं देखा कि दो स्टेट के आगे भी देखें। बिल्कुल, कि वैसा वीडियो कभी होगा। उसको लेकर क्या सोचते हैं कि मतलब इस तरह का वीडियो आना, और ऐसा कभी हुआ नहीं और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या आप समझते हैं? नहीं, जेलेंस्की मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं देखिए हम कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारे प्रोफेशन का इम्पैक्ट हम पे रहता ही रहता है। जेलेंस्की कॉमेडियन थे, तो कॉमेडी करके आ गए। लेकिन मैं मानता हूँ देखिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं हमेशा बोलता भी हूँ भाई, मान लीजिए मैं किसी कंट्री से उधार लिया हूँ, पैसा लिया हूँ, और आज फिर मैं उससे मांगने जा रहा हूँ, और फिर मैं एटीट्यूड में जा रहा हूँ। आप फॉरेन पॉलिसी के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बेसिक फंडामेंटल नहीं समझे। बेसिक फंडामेंटल क्या है? 350 बिलियन आपने लिए हैं तो आपको रिटर्न करना है। तो अमेरिका से मैं क्या गलत बोल रहा था? तो मैं मानता हूँ ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक मजाक था, कहीं ना कहीं अनसीरियसनेस थी। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो बीच में यूपीएससी का मामला हुआ, कि पेपर लीक का मामला और तमाम तरीके का मामला, तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? कि इसमें क्या एनडीए की गलती है जो कि परीक्षा करवाती है, या फिर भारत सरकार की इसमें कुछ संलिप्तता है और उसकी गलती है? भाई एनडीए पार्ट किसका है? एनडीए तो गवर्नमेंट का ही है ना, तो गवर्नमेंट का ही। लेकिन देखिए क्या होता है ना, पेपर की प्रणाली एक बड़ी प्रणाली है ना। उसमें हमारे पेपर छपने बाहर जाते हैं, वहाँ से लीक हो जाता है, कुछ बातें हैं। देखिए प्रॉब्लम्स आती है किसी भी इतने बड़े देश के अंदर से, इश्यूज आते हैं, आगे ना है उस पर एक्शन हो। और मैं मानता हूँ कि आगे शायद इस तरह की संभावनाएं नहीं बनेगी। सरकारें जागरूक हुई हैं, बच्चों ने आंदोलन किया, खूब मूवमेंट हुआ, और भी बहुत सारे हम देखें पीसीएस के एग्जाम लीक हुए, उन पर बातें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन से थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूती आती है। और इतने बड़े देश में पूरा बहुत सारी चीज़ें, मैं तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उसमें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ भी गलत है, सरकार को बहुत ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए। तो गलती को तो उसमें ये नहीं कहेंगे भाई सरकार एनडीए किसी के बाहर का पार्ट थोड़ी ना है, सरकार का हिस्सा है। सरकार को ध्यान से चेयरमैन को इलेक्ट करना चाहिए, मेंबर को बनाना चाहिए बहुत सावधानी से। लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हैं, उस पर हम बात ज़्यादा नहीं कर सकते, वो बहुत अंदर की बातें हो जाएंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब सरकार ने एक्शंस लिए हैं आगे के लिए, ये सब चीज़ें अब दुरुस्त हो जाएंगी। एक अंतिम सवाल है, यही शिक्षा को लेकर जी, और पेपर लीक को ही लेकर है। केंद्र सरकार के अधीन एनडीए आती है,
अगर हम बीपीएससी की बात कर लें, जो बिहार में हमें देखने को मिला, उसमें भी पेपर लीक और काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ, धरने पर भी बैठे हैं। और जो खान सर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उनसे क्या बिहार सरकार में क्या लूप होल्स है, उसको समझने में कहाँ कमी आ रही है? नहीं देखिए, मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम होता है चीज़ों का ना, और सिस्टम में कहीं ना कहीं लैक है ना। अंदर की चीज़ें तो हमें भी नहीं पता होगी कि भाई कहाँ से पेपर छप रहा है, कैसे लीक हो रहा है ना, सब बातें हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री में इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आगे वो ना हो, गलतियों से समझ लेके आगे बढ़ा जाए। और मुझे लगा सरकार ने बहुत से एक्शंस लिए हैं, जो मैंने उनके पेपर लीक को लेकर इस प्रकार जो पूरे पूरे नॉर्म्स जो बने हैं, वो बहुत अच्छे नॉर्म्स हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मजबूती से लागू किया भी जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में उसके बाद एग्जाम हो गए, नहीं लीक होने दिए, ठीक है ना। तो ऐसे अगर उसको आगे मेंटेन किया जाए, उस चीज़ को और थोड़ा सा बनाया जाए, कहाँ का कमी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। निकुंज जी हमारे साथ जुड़े, बहुत आपने इस धन्यवाद। चर्चा में समय दिया, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।